नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे ग्रुप डी से रिलेटेड साइंस के क्वेश्चन। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एग्ज़ाम में मदद करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आपका ऑप्शन जो है वो है पोटेशियम, सोडियम, जिंक और मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो होता वो होता आपका जिंक। ठीक है, तो कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं, देखेंगे। नोट के तौर पे आप लोग लिख के रखिए। पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम, ठीक है, ये सभी जो हैं ये ठंडा या गर्म पानी के साथ में क्या कर जाते हैं, तो रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये सभी जो हैं वो ठंडे या गर्म पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ तो होंगे जो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो मैग्नीशियम जो होता है ना, ध्यान देंगे कि मैग्नीशियम जो होता है वो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता है, यानी ठंडे पानी में ये क्या करता है, तो किसी तरह का रिएक्शन शो नहीं करता है, परंतु ये हॉट वाटर यानी गर्म पानी में ये क्या करता है, तो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था ठंडे या गर्म पानी में, इसलिए वो मैग्नीशियम जो था वो हमारा आंसर नहीं हो सका हुआ है ना। अदरवाइज अगर सिर्फ ठंडा पानी होता तो मैग्नीशियम भी हमारा आंसर में से एक होता। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि और भी मेटल्स जो होंगे वो क्या है ना, ठंडे और गर्म पानी से कुछ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते। तो कुछ मेटल जो होते हैं वो स्टीम से, है ना, याद रखेंगे, स्टीम से। और कुछ मेटल जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो आपके ठंडे पानी से भी रिएक्ट करते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, ठीक है, सॉरी, ठंडे पानी से भी क्या करते हैं, तो रिएक्ट करते हैं। ठंडे पानी से रिएक्ट करने वाले कौन से हैं, तो आपके पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है। मैग्नीशियम जो है वो किससे, तो हॉट वाटर से। ठीक है, और कुछ जो होते हैं ना ही ठंडे पानी से और ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, ये सभी ना तो कोल्ड वाटर और ना ही हॉट वाटर से क्या करते हैं, तो रिएक्ट करते हैं, परंतु स्टीम से ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जैसा देख पा रहे होंगे कि आयरन, एल्युमिनियम, जिंक ये सभी, ठीक है ना, ना तो कोल्ड वाटर से और ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, परंतु स्टीम से यह रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है ना, तो स्टीम से ये सारे क्या करते हैं, तो स्टीम से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि रिएक्ट वाटर से, किसी भी फॉर्म के वाटर से जो है वो रिएक्ट नहीं करते, यानी कहने का मतलब है कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या स्टीम से भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान देंगे। वैसे मेटल जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना, ये सभी जो हैं वो वाटर से कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, ये सारे जो हैं वो एक अलग अलग क्वेश्चन के रूप में ही आपके सामने एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसीलिए सारे पॉइंट को अच्छी तरह से आप नोट्स बना लीजिए या तो अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, वो है आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है ना। ये भी आपका 2018 का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया था ये, कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वो क्या कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, गतिज ऊर्जा
और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वो क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे। ठीक है, नोट के रूप में लिख लीजिएगा कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हम क्या करते हैं, तो इसे जानते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एनर्जी के रूप में है ना। तो एनर्जी के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि कुछ जो है वो टाइप है एनर्जी के, जैसे कि केमिकल एनर्जी को रासायनिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, एटॉमिक एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे एनर्जी के फॉर्म हैं और इन सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है ना, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित कौन सा जो है वो पूछा गया है कि नहीं है। ठीक है, तो दूध मापी लैक्टोमीटर, ठीक है, तो याद रखिएगा ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। द्रव्य घनत्व मापी यानी हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी भी आपका क्या है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन हमारा जो ये 2 नंबर का आंसर है ना, हाइग्रोमीटर जो आर्द्रता को मापता है, ये क्या है, तो आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ये काम नहीं करता है। और ये 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि जीवन की उत्पत्ति के समय, है ना, देख पा रहे होंगे, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन से गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। ठीक है, तो आंसर जो हमारा होता वो O2। ऐसा नहीं था कि O2 उपस्थित नहीं था, है ना, फ्री फॉर्म में उपस्थित नहीं था, किसी न किसी फॉर्म में वो क्या था, तो किसी न किसी से आप मिक्स रूप में था वो, है ना, यानी कह सकते हैं कि फ्री फॉर्म में नहीं था। इसलिए क्वेश्चन में लिखा गया है, पूछा गया है कि गैस जो है वो वायुमंडल में उपस्थित नहीं था, इसलिए हमारा आंसर जो है वो O2 सही होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइए, कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कौन से सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है ना, ध्यान रखिएगा रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका 3rd नंबर है NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखिएगा, लगभग हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। अगर शिफ्ट अलग अलग सारे शिफ्ट में से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो होगा वो मिल ही जाएगा। लोहे में जंग लगने पर, लोहे पर, ठीक है ना, जो जंग लगता है उसका कलर जो होता है वो कैसा दिखता है ना। ठीक है, कलर जो बन जाता है, कोट का जो कलर होता है, आवरण का जो कलर होता है वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो हम ध्यान देते होंगे जब उसको रब कीजिएगा ना, वो जंग को, यानी जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं, रब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो रेडिश दिखेगा, है ना, रेडिश ब्राउन। कैसा दिखता है, तो रेडिश ब्राउन, यानी कह सकते हैं लाल भूरे रंग का जो होता है वो आवरण दिखता है। चलिए इससे कुछ रिलेटेड जो होता है फैक्ट चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जंग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट, आयरन में जब ये क्या होता है, आयरन मेटल में जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन और मॉइस्चर की बात कर रहा है, ठीक है ना, जब इससे ये रिएक्ट करता है ना, तो ये क्या बनाता है, तो
रेडिश ब्राउन ऑक्साइड का कोट बना देता है ना, वो आपका आयरन पे, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जंग रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जंग लगने पर मेटल का भार जो होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है ना। तो ध्यान देंगे कि अगर जंग जो है ना वो मेटल से हटाया नहीं गया हो तो वो मेटल का भार जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर उस जंग को हटा दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान देंगे, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर उस रस्ट को आयरन से हटा दिया जाए तो जो होगा उसका भार क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर ऑक्साइड के ये फॉर्म कोट को उसी आयरन पे रखा जाए उसके बाद बोला जाए तो ये क्या होगा, तो उसके भार को बढ़ा देता है, ठीक है। इसीलिए जंग लगने पर मेटल का भार और अधिक हो जाता है, लेकिन अगर उस कोट को हटा दीजिएगा तो मेटल का भार जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान जो होगा, ठीक है, तो H का 1, S का 32, O का 16 है। तो आप बोल सकते हैं कितना कह सकते हैं, तो H2 2 प्लस S का 32, O का 4 यानी कितना, तो 64। सभी का सम जो है वो कितना होता, तो 98U होता। तो हमारा आंसर हो जाता आपका आणविक द्रव्यमान कितना होता, 98। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा डोबेराइनर का त्रिक नियम है ना, डोबेराइनर ने जो त्रिक नियम दिया था उसका उदाहरण नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता, तो हमारा आंसर 1 नंबर हो जाता, ठीक है। अगर इसके बारे में और जानना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए ये हमारा 10 क्वेश्चन जो हो गए कंप्लीट हो गए। और आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा जितना हो सके। तब तक के लिए चलिए बाय, धन्यवाद।